नमस्कार, जय हिंद। आज चक्रव्यूह में बात होगी म्यांमार की। म्यांमार में पिछले कई सालों से वहाँ सैनिक प्रभाव रहा है सत्ता पर और तख्ता पलट भी होता रहा है। म्यांमार में अभी भी कुछ भी सामान्य नहीं, वहाँ गृह युद्ध की संभावनाएं बनी हुई है, तख्ता पलट की भी संभावनाएं हैं और ऐसा करने के लिए विभिन्न आतंकवादी संगठनों ने हाथ मिला लिया है, चाहे वो ईसाई संगठन हो या बौद्धिस्ट संगठन हो या इस्लामिस्ट संगठन हो। इस्लामिक संगठन ने भी इन संगठनों से अपना हाथ मिलाया हुआ है और एक बार फिर तख्ता पलट की आहट सुनाई दे रही है और जो कुछ भी पड़ोस में होगा उसका सीधा असर भारत पर हुए बिना नहीं रहेगा। विद्रोही गुट पूरी तरह से सीधे सीधे सैन्य सरकार को कड़ी चुनौती दे रहे हैं और इस बीच जो प्रमुख विद्रोही गुट है करेन नेशनल यूनियन KNU, ये करेन नेशनल यूनियन को मुस्लिम कंपनी का भी साथ मिल गया है। बहुत ईसाई और मुस्लिम विद्रोहियों वाला ये संगठन सैन्य सरकार को पूरी तरह से उखाड़ फेंकने की लड़ाई लड़ रहा है। आधिकारिक तौर पर KNU में ब्रिगेड 4 की जो तीसरी कंपनी है वो एक प्रकार से मुस्लिम कंपनी के 130 सैनिक उसमें शामिल हैं और देश में जो मिलिट्री शासन है, एक प्रकार से लोकतंत्र हैंग है, उसके खिलाफ लड़ रहे हैं। मुस्लिम कंपनी के जो नेता हैं मोहम्मद इशर का ये कहना है कि सेना का जो दमन है इससे सभी समूह, सभी लोग, सभी जनता प्रभावित है और इसलिए मुस्लिम कंपनी ने भी इस संघर्ष में KNU के साथ मिलकर के काम करने का फैसला किया है। कौन है ये मुस्लिम कंपनी, इसको समझना चाहिए। 1 फरवरी 2021 को जनरल हायंग ने तख्ता पलट किया था और फिर जुंटा सरकार बनी थी, लेकिन तभी से उसे विद्रोही गुटों के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। ABMLA का एक आधिकारिक नाम है, जो उसकी एक आधिकारिक तीसरी कंपनी है, थर्ड कंपनी है और जिसे आमतौर से मुस्लिम कंपनी कहा जाता है। मुस्लिम कंपनी का जो उद्देश्य है वो म्यांमार को सैन्य शासन से, जुंटा गवर्नमेंट से मुक्त दिलाना है। भले ही सेना और पहले के विद्रोही समूह म्यांमार के मुसलमानों को अलग ढंग से लेते रहे, अलग ढंग से उनके बारे में कहते रहे, पेश करते रहे, लेकिन इनका जो उद्देश्य है वो तमाम उद्देश्यों के साथ एक उद्देश्य ये भी रहा है कि ये सैन्य शासन को उखाड़ना चाहते हैं, क्योंकि सैन्य शासन कमजोर होगा तो ये सभी आतंकी ग्रुप प्रभावी होंगे और जब तक वहां जुंटा गवर्नमेंट है, सैन्य शासन है, वैसे लोकतंत्र के लिए खतरा है, लेकिन आतंकवादी गुटों को कंट्रोल करने की कोशिश जो है जुंटा सरकार बहुत अच्छी तरीके से करती रही है। अब करेन नेशनल यूनियन के बारे में बात करते हैं। करेन नेशनल यूनियन क्या है, KNU क्या है? KNU एक लोकतांत्रिक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, जो बर्मा के जो संघीय व्यवस्था है, डेमोक्रेटिक सिस्टम है, उसमें समानता, आत्मनिर्णय, मानवाधिकार, लोकतंत्र, इन सब चीजों के लिए काम करता है, अर्थात समानता की मांग करता है। KNU करेन लोगों की जो इच्छाएं, अपेक्षाएं, आकांक्षाएं हैं उसका प्रतिनिधित्व करता है। एक प्रकार से यह एक दल भी है, एक पॉलिटिकल पार्टी भी है, जो लोकतांत्रिक तरीके से भी और गैर लोकतांत्रिक तरीके से भी ये जुंटा सरकार के खिलाफ काम करता है और म्यांमार के प्रमुख राजनीतिक संगठनों में ये आता है। इसकी स्थापना
1947 में हुई थी, पुराना संगठन है। और इसका जो उद्देश्य है, जैसा मैंने बताया कि समानता और आत्मनिर्णय के आधार पर वास्तविक संघ की स्थापना करना, वास्तविक संघीय व्यवस्था की स्थापना, वास्तविक लोकतंत्र की स्थापना करना म्यांमार में, ये इसका है। म्यांमार की वैसे तो बहुत समस्या है, लेकिन जो प्रमुख समस्या है कि 2021 में तख्ता पलट के बाद सेना ने सत्ता पर फिर से कब्जा किया था। विद्रोही गुटों से उसको लगातार चुनौती मिल रही है। विद्रोही गुटों का जो दबाव है, उनको नाकाम करने के लिए विद्रोही गुटों के समर्थक नागरिकों पर भी, कहा तो जा रहा है स्कूलों पर, चर्चों पर बमबारी करती है सेना, हमले कर रहे, जिससे हजारों लोगों की अब तक मौत हो चुकी है और करीब 25 लाख लोग म्यांमार के विस्थापित हो चुके हैं। और माना यह भी जा रहा है कि म्यांमार की जो सैन्य सरकार है, उसने इतनी बड़ी चुनौती का सामना अब तक नहीं किया है जितना विरोध और जन विरोध, आतंक विरोध, सब तरह का विरोध का सामना उसको करना पड़ रहा है। पिछले एक वर्षों में देश के आधे से 2/3 हिस्से पर विद्रोह का पूरी तरह से असर बढ़ा है, देखने को मिला है। और वहीं पर म्यांमार की सेना के खिलाफ लड़ रहे विद्रोही गुटों ने चीन से लगी हुई जो सीमा है म्यांमार की, जो उत्तरी सीमा है, अराकान वाली जो पहाड़ियों की सीमा है, वहां काफी बढ़त बनाए हुए है। वहां पर कई मोर्चों पर म्यांमार की फौजी मोर्चा छोड़ के भाग चुके हैं, भाग गए हैं, ये भी खबरें रहती है। जुंटा सरकार के बारे में अगर हम देखें कि म्यांमार में सैन्य सरकार का, मिलिट्री गवर्नमेंट का एक इतिहास, बड़ा पुराना इतिहास रहा है। एक लंबे समय तक सेना का शासन रहा है। 1962 से लेकर 2011 तक म्यांमार में मिलिट्री जनता की तानाशाही सरकार रही है, जिसे जुंटा सरकार कहा जाता रहा है। साल 2010 में म्यांमार में आम चुनाव हुए थे, जिसके बाद 2011 में म्यांमार में नागरिकों द्वारा सरकार चुनी गई और उस सरकार का कोई प्रभाव ज्यादा समय तक नहीं रहा। सेना का प्रभाव फिर से सरकार के ऊपर हुआ और सेना ने अपने तरीके से शासन प्रशासन चलाना शुरू किया। सरकार में सेना की जो नए मेमोरेंडम तैयार किए गए थे, उसमें सेना की बाकायदा हिस्सेदारी थी 50% की, अर्थात सैनिक प्रतिनिधि भी सरकार में शामिल है। ऐसे लोकतंत्र तो कहीं दिखाई नहीं देता जो म्यांमार में। एक बात और है कि म्यांमार के आतंकरोधी कानून के तहत बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो प्रतिबंधित किए गए हैं, जिसमें अराकान रोहिंग्या साल्वेशन आर्मी है। ये म्यांमार का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है और 25 अगस्त 2017 को इसे बैन कर दिया म्यांमार सरकार ने। एक अराकान आर्मी है, वो भी 18 जनवरी 2019 को बैन कर दी गई थी। पीपुल डिफेंस फोर्सेस पीडीएफ भी ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी बैन है। एनयूजी, नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट, इसको भी बैन किया गया है। और बिगोरस बर्मीज स्टूडेंट वॉरियर्स करके एक स्टूडेंट का ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, इसको भी बैन किया गया। ये भी आतंकवादी संगठनों के साथ जो है जुड़ा हुआ है। म्यांमार नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस आर्मी, वहां आतंकवादी जो है वो बाकायदा डेमोक्रेटिक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, इसको भी बैन किया गया है। म्यांमार नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस आर्मी को भी बैन किया गया है। टीएनएलए, तवांग नेशनल लिबरेशन आर्मी, तवांग नेशनल लिबरेशन आर्मी भी एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन में इसका नाम आता है, इसको भी बैन किया गया है। और एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको ब्रदरहुड अलायंस कहते हैं, इसमें कई छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन एक साथ मिलकर काम करते हैं। ये ब्रदरहुड जो अलायंस है, ये भी बैन किया हुआ है म्यांमार की जुंटा सरकार ने। एक बात यहां पर चर्चा करना बहुत जरूरी हो जाता है, म्यांमार में इस्लामिक आतंकवाद बहुत ज्यादा हावी होता जा रहा है
और इसने रिसेंटली बहुत सारे लोगों की हत्याएं की, मारपीट की, लूटपाट किया। 1600 अधिक हिंदुओं, अभी लेटेस्ट जो न्यूज आई थी, 1600 से अधिक हिंदुओं और 120 बौद्धों को इन लोगों ने बंधक बना लिया था। इनकी अत्याचार की खबरें आती रहती हैं। रखाइन स्टेट जो है इनका, रखाइन प्रांत जो है, वहां 99 हिंदुओं की हत्या कर दी गई। एक बड़ी लिस्ट है, मैं बता नहीं पाऊंगा कि रोहिंग्या और ये जो अराकान, जो पहाड़ियों के आसपास रहने वाले आतंकवादी संगठन है, ये बहुत खतरनाक संगठन है। और रोहिंग्या के कारण तो शांतिप्रिय बौद्ध भी आक्रोशित हो गए थे। विराथू जी का मामला आता रहता है, किस तरह से उन्होंने रोहिंग्या के खिलाफ अभियान शुरू किया था और उनको भागना पड़ा। अराकान रोहिंग्या साल्वेशन आर्मी भी एक इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है और बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। इसने ना केवल हिंदू बौद्ध बल्कि पुलिस और आर्मी को भी सीधे सीधे टारगेट किया और बड़ा नुकसान पहुंचाया इसने। रोहिंग्या मारकाट, लूटपाट, क्रूरता और धर्मांतरण तथा जनसंख्या विस्फोट के मास्टरमाइंड लोग हैं। और एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी इस चीज को, इनके अत्याचार को, इनकी क्रूरता को, इनके अपराध को स्वीकार किया था, उसकी पुष्टि की थी। म्यांमार, बांग्लादेश और पाकिस्तान के कुछ आतंकवादी गुटों का आपस में कोऑर्डिनेशन है, उसका सीधा असर भारत पे आता है और संभवतः वो भारत को देखते हुए ही, भारत को टारगेट करने के लिए, भारत के संदर्भ में इनका एक कोऑर्डिनेशन है, जो आईएसआई के माध्यम से ये सारा कुछ होता है। और इस गठबंधन के फुटप्रिंट म्यांमार में भी है और बांग्लादेश में भी है, पाकिस्तान में तो है ही है। और इनका एक जॉइंट वेंचर भारत के अंदर काम करता है, वो नुकसान पहुंचाता है। म्यांमार के जो इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें खासतौर से अराकान रोहिंग्या सॉल्वेशन आर्मी, अराकान रोहिंग्या आर्मी की बात करें, मुस्लिम कंपनी की बात करें, या जो ब्रदरहुड अलायंस है, ये सब मिलकर के आईएसआई के इशारे पर काम करते हैं। बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश में जमातुल मुजाहिदीन का नाम आता है बहुत प्रमुखता से, बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है बांग्लादेश का, कट्टर ऑर्गेनाइजेशन है। और नियो जमातुल मुजाहिदीन भी उसी का एक ऑर्गेनाइजेशन है। अल्लाह दल के नाम से एक संगठन काम करता है, शहादत अल हिकमा के नाम से भी एक ऑर्गेनाइजेशन काम करता है, और जमातुल अंसार एक हुंजी करके पहले बहुत पॉपुलर था, भारत में बहुत अपराध करता था। जमातुल अंसार और हुंजी, ये सब भी बांग्लादेश के बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं। जमाते इस्लामी, जो अपने को पोलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन भी कहता है और मिलिट्री, वो उसका टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का भी उसका पूरा लिंक है, वो एक चरमपंथ, वो रेडिकलाइजेशन करने का जो सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है बांग्लादेश में, वो जमाते इस्लामी है। और जमाते इस्लामी जहां जहां भी है, वो रेडिकलाइजेशन में वो ज्यादा इन्वॉल्व रहते हैं। और उन्हीं के समर्थन से एक जो छात्रों के संगठन है, जिसे इस्लामी छात्र शिविर कहा गया है, जिसने अभी हाल में जो बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन हुआ, सत्ता पलट हुआ, मारकाट हुई, आंदोलन हुए, यही इस्लामी छात्र शिविर ही इसमें इन्वॉल्व था। इसी को आगे करके ये सारा काम किया गया। और इन संगठनों के साथ पाकिस्तान के जो, जैसे मोहम्मद हो या लश्कर तैयबा के लोग हों, हरकतुल मुजाहिदीन के लोग हों, ये सब भी आईएसआई के माध्यम से कोऑर्डिनेट किए गए हैं। ये सब मिल करके भारत में किसी न किसी प्रकार के जो है गतिविधियां चलाते हैं। अब एक बात और निकल के आई है कि गृह मंत्रालय ने, भारत के गृह मंत्री की ओर से आई थी कि म्यांमार बॉर्डर पर भारत जो है बाड़ लगाने की योजना पर काम कर रहा है। म्यांमार बॉर्डर पर भारत को क्यों पड़ी फेसिंग की जरूरत, फेसिंग क्यों करना चाह रहा है? अमित शाह ने इस प्रोजेक्ट के बारे में कहा है कि बेहतर निगरानी के लिए भारत और म्यांमार की सीमा पर हमें फेसिंग कराने की जरूरत है और हम करा रहे हैं। और यह भी कहा गया है कि इसके साथ ही जो पेट्रोलिंग होती है, पेट्रोलिंग के लिए ट्रैक भी बनाया जाएगा, स्पीडली मूव करने के लिए भी एक सड़कें टाइप का बनाई जाएगी। और ये भी बताया गया कि मोदी सरकार ने लगभग 1643 किलोमीटर,
643 किलोमीटर की लंबी जो भारत म्यांमार सीमा है, उस सीमा पर फेंसिंग लगाने का फैसला किया है। इसके और भी कई वजह हैं। एक तो यह है कि इस फैसले के पीछे सुरक्षा एक बड़ा कारण ही है, वहां से इन्फिल्ट्रेशन होता है, और साथ में इस बड़ी सीमा पर और भी कई समस्याएं हैं। ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला हो, जो नशीले पदार्थों का तस्करी का मामला हो, या ड्रग्स का मामला हो, ड्रग्स का बहुत बड़ी तस्करी उस से होती है, आर्म्स वेपन्स की, फेक करेंसी की, और अवैध प्रवास की एक अलग समस्या है कि इन देशों से घुसपैठ कर जाते हैं। साथ में जो नॉर्थ ईस्ट के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे एनएससीएन की बात हो, एनएससीएन का जो खौफलान गुट है या मुइवा गुट है, अभी बीच में जो उसके खिलाफ ऑपरेशन चलाना पड़ा, उसने कार्रवाई उड़ा दिया था पूरा हमारी फोर्स की, आसाम राइफल की। की बात हो, कुकी ऑर्गेनाइजेशन की बात हो, नागाओं की तमाम ऑर्गेनाइजेशन हैं, मिजोस के ऑर्गेनाइजेशन हैं, मिजोरम के बहुत सारे हमारे नॉर्थ ईस्ट के तमाम अलग अलग स्टेटों के ऑर्गेनाइजेशन हैं, जिनका बांग्लादेश की सीमा से आना जाना लगा रहता है। खास तौर से नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा के जो ऑर्गेनाइजेशन है, उनका इस सीमा से आना जाना लगा रहता है। उनका कनेक्शन सीमा के उस पार रहता है, उस पार शरण लेने पहुंच जाते हैं, यहाँ से दबाव पड़ता है। तो ये सब चीजें रोकने के लिए, और म्यांमार से सटे इलाकों में रोहिंग्या और अनेक प्रकार के जो आतंकवादी संगठनों तथा वहां के उस पॉपुलेशन का जो इन्फ्लुएंस हो रहा है, डेमोग्राफी चेंज हो रही है, घुसपैठ हो रही है, अप्रवासी घुस रहे हैं, लाखों की संख्या करोड़ों में पहुंच जा रही है, इसको रोकना बहुत जरूरी है। इसके लिए फेसिंग की जरूरत थी, और ये सरकार कर रही है ताकि इस चीजों को रोका जा सके। और ये मुद्दे पिछले कई समय से, काफी समय से लोगों के द्वारा उठाए जाते रहे, सामाजिक संगठनों के द्वारा भी, राजनीतिक संगठनों के द्वारा भी, आम लोगों के द्वारा भी, कि सरकार इस दिशा में कुछ ठोस कदम उठाए। मैं समझता हूं सरकार का ये कदम उसी दिशा में उठाया गया है। आज हम यहाँ पर इसको यही विराम देते हैं, कल फिर किसी नए एपिसोड के साथ बात होगी। आप चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट लिखें, हम लोग हमारी टीम को उत्साहित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।